कि उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट में जो विषय है उस पर वेबिनार का आयोजन किया और धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे इस विषय पर उद्बोधन के लिए आमंत्रित किया है ना। मैं सभी जो भी पार्टिसिपेंट्स जूम के माध्यम से या फिर फेसबुक या किसी अन्य माध्यम से जुड़े हुए हैं इस वेबिनार से, उन सबका भी स्वागत करता हूं और हम लोग इस सत्र की शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि मैं आप लोगों को कुछ सिखाने नहीं आया हूं, है ना, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ योग्यता रहती है। तो मैंने जो आप लोगों से सीखा है, आप में से कई लोग मेरे संपर्क में आए हुए हो सकते हैं, तो जो आप लोगों से सीखा है वही बताने की कोशिश है। कुछ मैं अधिक जानता हूँ वो आपको बताऊंगा और जो कुछ आप अधिक जानते होंगे वो आपसे मुझे प्राप्त होगा। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है लोगों के मन में कि भाई, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 विषय पर वेबिनार में हमने क्यों शामिल होना चाहिए, है ना। कई बार होता है कि भी महाविद्यालय ने कहा होगा या कार्यालय के भी आप लोग भी ज्वाइन करिए, तो मन में प्रश्न आता है कि भी इसकी जवाबदारी जो है वो तो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर होती है या प्रथम अपील अधिकारी के ऊपर। तो उसमें हमारे अटेंड करने न अटेंड करने से क्या फर्क पड़ेगा? तो बहुत फर्क पड़ता है मित्रों। मैं बताना चाहूंगा, एक तो ये जो कानून है ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए है और इसमें आप लोगों की दो तरह की भूमिका रहती है ना। एक, आप नागरिक की हैसियत से इसमें आते हैं। दूसरा, आपको यदि इंफॉर्मेशन देनी है किसी कार्यालय में, आप सरकारी कार्यालय में काम कर रहे हैं, तो अधिकारी की हैसियत से। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि क्यों क्यों इसकी जरूरत पड़ी। ये कानून लाने, कोई भी कानून आता है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। तो एक मैं आपको बताता हूँ कि पहले आप कोई कार्यालय में जाते थे, आप हो या आपके कोई माता पिता हो, किसी सरकारी कार्यालय में जाते थे तो कैसा होता था सिचुएशन उस समय कि आप गए, तो जैसे आप कार्यालय में पहुंचे, आपका कुछ काम, आपने कोई फाइल सबमिट की, उसकी स्थिति आपको जाननी है, मान लीजिए। तो क्या होता है, सबसे पहले आप जाएंगे बाहर, जो प्यून मिलेगा उससे आप पूछेंगे भी मुझे ये मेरी फाइल के बारे में जानकारी पता करनी है, तो किससे पता पड़ेगी? तो वो एक क्लर्क के पास आपको भेज देता है। ठीक है, उसके पास आप जाते हैं, आपकी फाइल के बारे में पूछते हैं तो बोलता नहीं, आपकी फाइल के बारे में मुझे कुछ पता नहीं। और आप दूसरे जो उनसे वरिष्ठ अधिकारी, उनके पास वो भेज देता है, उनके पास जाइए। उनके पास वो जाता है, बोलता है, वो पहले तो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता है, मैं भाई दूसरे काम में व्यस्त हूँ, आप रुकिए। तो जब उसकी बारी आती तो उसको बताया जाता है, ये नहीं, आपके काम के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है, आप उस अधिकारी के पास जाइए। वो दूसरे अधिकारी के पास भेज देता है। ऐसा करते करते वो आखिरी में जो उस कार्यालय का जो मुख्य अधिकारी रहता है, मुखिया, हेड ऑफ जो इंस्टीट्यूशन उनके, वहां तक वो पहुंच जाता है कि भाई मेरे फाइल का क्या हुआ। तो वहां उसे क्या जवाब मिलता है? वो भी बोलते कि भाई आपकी फाइल मुझ तक तो आई नहीं है, और ये फाइल जो है वहां पर आप जो क्लर्क है उनसे आप पूछिए, हो सकता है उनके पास आई हो। तो वो कहाँ भेज देते हैं? जहां से उसकी शुरुआत हुई थी पहले क्लर्क से, वो टेबल पर वो वापस पहुंच जाता है। इसी तरह से वो घूमते रहते हैं। ये स्थिति थी सूचना का अधिकार कानून आने के पहले की, है ना। अब जब सूचना का अधिकार कानून आ गया तो उसके बाद में क्या स्थिति होती है कि वही व्यक्ति एक आरटीआई का एप्लीकेशन लेके जाता है, 10 रुपए का उसमें शुल्क भरना पड़ता है, वो लगा के। तो वहां के जो अधिकारियों का, कर्मचारियों का रवैया ही बदल जाता है। तब उसे, यानी बहुत अच्छी तरीके से सम्मान पूर्वक बात करते हैं और उसका काम की स्थिति क्या थी क्या नहीं, वो उसे जल्दी से जल्दी पता पड़ जाती है। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। पहले की स्थिति में क्या था, उसके उसे उसके फाइल के बारे में पता नहीं चल रहा है, यानी पारदर्शिता की कमी थी। ठीक है, और क्या था, पारदर्शिता नहीं थी, और वहां के अधिकारियों में, कर्मचारियों में उत्तरदायित्व की भावना नहीं थी। काम में उसके विलंब हो रहा था, उत्तरदायित्व न होने की वजह से अधिकारियों में। उसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, फिर भ्रष्टाचार भी पनपता है ना। तो ये कानून जो लाया गया, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि पारदर्शिता लाना सरकारी कामकाज में, भ्रष्टाचार को दूर करना, जानकार नागरिक तैयार करना, है ना। ये सब उद्देश्यों के साथ में इसकी निर्माण की आवश्यकता हुई। अब होता क्या है, कई बार लोगों को लगता है कि जो लोग इसे हैंडल करते हैं, अधिकारी वर्ग, तो जहां पे भी ऐसे कार्यालय में एप्लीकेशन आता है, मैं जहां भी ट्रेनिंग देने जाता हूँ तो उनका यही रहता है कि भाई हमारे पास एप्लीकेशन आता है, आप लोगों के पास साथ भी होता होगा, चेहरे पे मतलब 3 लकीरें आ जाती है, शिकन आ जाती है माथे पे, टेंशन आ जाता है
कि भी देखो आरटीआई का एप्लीकेशन आ गया, हमारे पास पहले ही स्टाफ की कमी है ना, वो हम जो रेगुलर रूटीन के काम तो नहीं कर पा रहे, और ये काम हमें अलग से करना पड़ रहा है, जिसके लिए हमको कोई रिवार्ड तो नहीं मिल रहा, भले पेनल्टी इस पे जरूर है। होता है ना सर? बिल्कुल होता है, क्योंकि मैं जहां भी जाता हूँ ना ट्रेनिंग कार्यक्रम में, सब लोगों के हाव भाव ऐसे ही मुझे दिखाई देते हैं कि उनको दिक्कत आती है, टेंशन में वो आ जाते हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ भारत में नहीं है। इस तरह का काम जो है ना, मैं एक अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ले जाना चाहूंगा आपको, कि भारत में तो जैसे 2005 में एक कानून आया, इससे पहले 1766 में, सोचिए लगभग 150 साल पहले 1766 में स्वीडन ने इस तरह का कानून उनके देश में राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया था। नाम भले ही अलग था, फ्रीडम ऑफ प्रेस एक्ट के नाम से उन्होंने ये कानून लागू किया। उसके बाद में 1990 तक 13 देशों में ये कानून आ गया था। और आज की यदि हम स्थिति देखें तो 100 से अधिक बड़े बड़े देशों ने इस तरह के कानून को अपना लिया। भले नाम अलग अलग हो, लेकिन काम यही है, सूचना का अधिकार, लोगों को सूचना का अधिकार 100 से अधिक देशों ने अभी तक प्रदान किया है। और यदि हम भारत की स्थिति देखें तो ये जो है केंद्रीय कानून है, 2005 में अस्तित्व में आने के पहले राज्यों के भी अलग अलग कानून बनाए गए थे इसी विषय को लेकर। तो लगभग वो 10 राज्यों में इस तरह का कानून अस्तित्व में था, केंद्रीय कानून आने की वजह से वो समाप्त हो गया, है ना। अब हम आते हैं, हमारे जो परंपरा थी पहले, ये मैं बैकग्राउंड इसलिए बता रहा हूँ कि जरूरी है हमारे लिए जानना। हम लोग, हमारे जो पद्धति थी कार्यालय में काम करने की, भारत भारत में परंपरा जो थी वो गुप्तता की परंपरा थी। भारत में 1923 का एक एक्ट था, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। तो उसमें कैसा होता था कि कोई अधिकारी यदि किसी नागरिक को या किसी व्यक्ति को उनके ऑफिस की कोई जानकारी दे देता है, कोई कागज दे देता था, तो उसके ऊपर कार्रवाई होती थी अधिकारी के ऊपर, और उससे सवाल पूछे जाते थे कि भाई आपने इन्फॉर्मेशन क्यों लीक कर दी, क्यों दे दी। आज क्या चेंज है सूचना का अधिकार कानून आने में? ये कानून में ऐसा है कि यदि इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है किसी नागरिक को मांगे जाने पर, तो कार्रवाई होती। पहले कैसा था, इंफॉर्मेशन देने पर कार्रवाई होती थी। आज क्या स्थिति है, इंफॉर्मेशन नहीं देने पे कार्रवाई होती है, उससे पूछा जाता है आपने इंफॉर्मेशन क्यों नहीं दी। ये कानून आने के पहले अन्य कई सारे जो कानून हैं देश में, उसमें कैसी स्थिति थी कि उसमें जो अ, कानून को चलाने की जवाबदारी अधिकारियों वर्ग पे थी, है ना, और निभाना किसको पड़ता था, नागरिकों को, है ना। अब मान लीजिए कि आप सड़क से जा रहे हैं गाड़ी पर, टू व्हीलर पे, और रेड सिग्नल था, आपके ध्यान में नहीं आया, आप सिग्नल तोड़ के चले गए, रेड सिग्नल में आपने गाड़ी निकाल ली, है ना। आपके पास लाइसेंस भी नहीं है, तो क्या होता है, ट्रैफिक पुलिस वाला आपको रोकता है और बोलता है कि भाई आपने रेड सिग्नल में गाड़ी क्यों निकाल ली। यहाँ जवाब किसको देना है, हमको, नागरिक की हैसियत से नागरिक को जवाब देना पड़ता है, भाई मेरे से ये गलती हो गई है, जो भी, फिर लाइसेंस नहीं रहता है, तो फिर पेनल्टी किस पर लगती है, नागरिक के ऊपर में, है ना। कानून की जवाबदारी कौन निभा रहा है, अधिकारी, पेनल्टी लग रही है नागरिक पे। लेकिन जब ये कानून आ गया सूचना का अधिकार, तो इसने नागरिकों को अधिकार प्रदान किए, ये कानून चलाने की जवाबदारी नागरिक के ऊपर है। जवाबदेही किसकी बन गई अब, जो पहले नागरिकों को जवाब देना पड़ता था, प्रश्न नागरिकों से पूछे जाते थे, अब अधिकारियों को जवाब देना पड़ता है। यदि किसी नागरिक ने आरटीआई का एप्लीकेशन लगा के कोई इन्फॉर्मेशन मांगी और इसे 30 दिन के अंदर में वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, है ना, तो किसको जवाब देना पड़ता है, जो पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, जो अधिकारी है, उसे जवाब देना पड़ता है कि भाई मैंने ये इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं दी। पेनल्टी किस पर लगती है, उस अधिकारी पे पेनल्टी लगती है ना। अब क्या होता है कि और एक चीज हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने बताया ये सभी हमारे देश में तो आ ही गया। अब एक प्रश्न ये और आता है कि मैं आप लोगों से प्रश्न जैसे करता हूँ कि देश जो चलता है हमारा, अभी आप लोग नागरिक की भूमिका में है, ऐसा मान लीजिए, ये जो देश का जो कामकाज चल रहा है, जितने भी सरकारी कार्यालय चल रहे हैं, उसमें जो खर्चा होता है ना, कोई भी चीज चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए खर्चा लगता है, तो खर्च के लिए पैसे कहाँ से आते हैं सरकार के पास में। जो सरकारी अधिकारी कर्मचारी है, या आप लोग जैसे महाविद्यालय के कर्मचारी या अन्य विभागों से जुड़े हुए लोग हैं, आप लोगों की सैलरी कहाँ से होती है, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, इसके लिए कहाँ से आता है, हम जो नागरिक टैक्स के रूप में राशि गवर्नमेंट को प्रदान करते हैं, है ना। तो नागरिकों के पैसे से ये सब सरकार का कामकाज चलता है, उनकी वेतन भी इसके भरोसे होती है। तो ये, इसकी मालिक कौन हुआ, असली मालिक कौन हुआ, नागरिक, जनता जो है वो मालिक है।
और जो सरकारी अधिकारी है ना, बोलते हैं ना गवर्नमेंट सर्वेंट, ये क्या हो गए, नौकर हो गए। अब होना क्या चाहिए कि यदि मालिक कुछ बोल रहा है नौकर को काम, तो उसका फर्ज है भाई वो काम पालन करना है। अब मान लीजिए मालिक यानी नागरिक ने कोई बोला एक कर्मचारी को यानी सर्वेंट को कि भाई ये फाइल मुझे फला फला फाइल जो है वो आप ला के दीजिए। तो सर्वेंट का काम क्या होना चाहिए, उसने आज्ञा का पालन करना चाहिए, फाइल ला के देना चाहिए। ठीक है, ऐसी अपेक्षा रहती है ना जब नागरिक की भूमिका में हम लोग अपने आप को रख के देखते हैं। लेकिन होता क्या है, जब हम लोग नागरिक रहते हैं तब तो हम ऐसा सोचते हैं, उसके बाद में समझो हमें सरकारी कार्यालय में नौकरी मिल गई, है ना, तब हमारी भूमिका कैसी हो जाती, कुछ दिन तो हम लोग समझते हैं कि भाई हम लोग नागरिक थे, ऐसी परेशानी आती थी, इंफॉर्मेशन मिलना चाहिए, नागरिक मालिक है। लेकिन बाद में क्या होता है, वो अधिकारी खुद को मालिक समझने लगता है। कोई इंफॉर्मेशन यदि कोई मांग रहा है तो वो उसे देने से बिना वजह भी मना कर देता है। आजकल होता है, आज भी स्थिति ऐसी है, कानून आने के बाद भी कई लोगों को इसके बारे में जानकारी होने की वजह से प्रभावी ढंग से इसका अमल में नहीं आ पा रहा है। तो ये स्थिति होती है। और दूसरा एक है कि हमने क्यों इसे सीखना चाहिए। एक तो हो गया नागरिक की भूमिका में, मैंने बताया कि आपके लिए जरूरी है कि कोई भी आप इंफॉर्मेशन सरकार से प्राप्त कर सकते हैं। अधिकारी के रूप में तो कैसा होता है, आप यदि टेबल के इस तरफ बैठे हैं, आपसे कोई नागरिक इंफॉर्मेशन मांगने आ रहा है, तो आपको एक ही कार्यालय की इंफॉर्मेशन देनी है जहां आप कार्य कर रहे हैं। लेकिन जब आप नागरिक की भूमिका में होते हैं तो आपके पास पूरा देश खुला है। देश में जितने भी सरकारी कार्यालय है, आप कहीं से भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, है ना। तो इसलिए भी उपयोगी है। और दूसरा एक है कि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जो धारा है सेक्शन की, अ, कानून की, सूचना अधिकार अधिनियम 2005 कानून की, उसमें ऐसा भी प्रावधान है, मैं आगे डिटेल में बताऊंगा। उसमें कहीं ना कहीं आप सभी पे, भले आप पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर नहीं है, लेकिन आपके ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से इसकी जवाबदारी तय की जाती है, और पेनल्टी के लिए भी आप लोग जवाबदार होते हैं। इसलिए भी आपके लिए जरूरी है जानना इस कानून के बारे में। अब मैं आपके सामने एक पीपीटी शेयर करता हूँ, है ना, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005, मराठी में इसे माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 ऐसे कहा जाता है। अब इसे कब मान्यता मिली, मैंने जैसे बताया 2005 में ये अस्तित्व में आया। तो ये है संसद का कानून है, पार्लियामेंट का एक्ट है। तो ये पार्लियामेंट यदि कोई एक्ट लाती है तो वो केंद्रीय कानून बन जाता है। तो इस एक्ट को राष्ट्रपति ने कब मान्यता प्रदान की, 15 जून 2005 को, है ना। ये भी हमें मालूम रहना चाहिए कि 15 जून 2005 को इसको राष्ट्रपति की मान्यता मिली। और पूर्ण रूप से ये कब लागू हुआ, क्योंकि कुछ जो धाराएं थी इसकी 15 जून 2005 जब राष्ट्रपति की मान्यता मिली तब से लागू हो गई कुछ धाराएं। और कुछ धाराएं जो थी वो 120 दिन बाद लागू की गई। तो उसमें छूट दी गई कि भाई कोई नया कानून आ रहा है तो भाई लोगों को तैयारियों के लिए समय मिलना चाहिए। तो 120 दिन बाद मतलब 12 अक्टूबर 2005 को ये पूरे भारत में पूर्ण रूप से लागू हो गया। पहले कैसे, जब ये कानून बना था 2005 में, तब जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था हमारे देश में। उस वजह से उस समय ये कानून जम्मू कश्मीर छोड़कर पूरे भारत में लागू था। चूंकि अभी केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया और उनका जो विशेष दर्जा जो था तो वो समाप्त हो गया। तो इसलिए जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख में भी लागू है, अर्थात ही पूरे भारत में ये लागू हो गया। केंद्रीय अधिनियम है, सभी भारतीय नागरिकों के लिए है। 2005 का अधिनियम क्रमांक 22 है। और बहुत छोटा सा एक्ट है, यदि आप इसे पढ़ने जाएंगे, आपके पास यदि इसकी कॉपी नहीं भी, आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। सिर्फ 6 चैप्टर है और 31 सेक्शन, 31 धाराओं का बहुत छोटा सा कानून, लेकिन बहुत बड़ी ताकत रखता है। नागरिकों को इसने बहुत बड़ी ताकत प्रदान की है। आप देखेंगे कि बहुत बड़े बड़े जो भ्रष्टाचार के मामले है, चाहे कोलगेट वाला मामला हो, चाहे आदर्श घोटाला हो, है ना, ऐसे कई सारे जो घोटाले हैं बड़े बड़े, खेल से रिलेटेड भी एक घोटाला था वो इसके जरिए सामने आया, उसका श्रेय इसी कानून को जाता है। अब इसको मौलिक अधिकार भी कहा जाता है ना। आप ये एक्ट में पढ़ेंगे तो आपको कहीं दिखेगा नहीं कि लिखा हुआ है कि ये सूचना का अधिकार मतलब मौलिक अधिकार है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। तो कई चीजें जो है इसकी, उसमें स्पष्ट यदि हमें जानकारी चाहिए तो हमें रेफरेंस लेने पड़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट है,
हाई कोर्ट है, या जो सूचना आयोग के जो निर्णय लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की एक श्रृंखला आप देखेंगे सामने आपको दिखाई देती है कि सुप्रीम कोर्ट ने कई इसमें स्पष्ट किया है अपने निर्णयों में कि ये मौलिक अधिकार है। क्यों है? क्योंकि आप संविधान की धारा 19 यदि देखते हो, 19(1), तो उसमें हम सब नागरिकों को संविधान ने एक अधिकार दिए। कौन से अधिकार? भाषण का, यानी बोलने का, और हमारी अभिव्यक्ति व्यक्त करने का अधिकार। तो ये अधिकार हमें संविधान ने दिया है। अब यदि मान लीजिए कि अभिव्यक्ति या भाषण बोलना है कुछ, तो आप कब बोल पाएंगे? किसी विषय पर आप कब बोल पाएंगे? जब आपको उस विषय के बारे में मालूम रहेगा, उसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी रहेगी, कुछ रिकॉर्ड होगा, है ना। आप मान लीजिए कि आपको किसी विषय पे बोलने के लिए कहा जाए, जैसे एक मान लीजिए रेलवे के ऊपर बोलना है ना। अब आपको रेलवे के बारे में यदि कुछ पता ही नहीं, तो आप कैसे बोल पाएंगे? हो सकता है उसमें कितनी ट्रेन चलती है, कितने रेलवे स्टेशन है ना, कितनी इनकम होती है रेलवे को, और किस तरह से वो खर्च होती है, ऐसी कई सारी जानकारी जिसके अभाव में आप उसके विषय में बोल नहीं पाते हैं। अब जब हमको संविधान ने अधिकार दिया है बोलने का, तो हमको किसी न किसी चीज की विषय पे जानकारी होना आवश्यक है ना। जानकारी रहेंगी तो हम रेलवे के बारे में या किसी भी विषय पे बोल सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान की जो धारा 19(1) है, जिसमें भाषण और अभिव्यक्ति का अधिकार दिया हुआ है, बोलने की स्वतंत्रता, तो नागरिक इसका प्रयोग तभी कर सकता है जब उसको जानकारी हो किसी विषय के बारे में, उसको सूचना रहे, कुछ रिकॉर्ड मिले। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि ये एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट, जो संविधान ने दिया है। वो धारा 19(1) के तहत ही आता है, उसके अंदर ही निहित है। तो सबसे पहले 1973 में बेनेट कोलेमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का एक केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का बयान दिया। उसके बाद में कई सारे आपको स्क्रीन पे दिख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये एक मूलभूत अधिकार है ना। अब जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसको क्यों बनाया गया है ना। लोक प्राधिकारी मतलब पब्लिक अथॉरिटी, कोई भी सरकारी कार्यालय जो होता है, सार्वजनिक प्राधिकरण जिसे हम लोग मराठी में कहते हैं, उसमें कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व निर्माण करने के लिए, और नागरिकों की पहुंच सूचना तक सुनिश्चित करने के लिए, है ना। पहले क्या था, कोई प्रणाली नहीं थी कि किसी को भी कोई जानकारी चाहिए तो हमने कैसे देना। तो उसके लिए एक व्यवहारिक प्रक्रिया शासन ने स्थापित की इस कानून के जरिए, और इसके जरिए उन्होंने केंद्रीय और राज्य सूचना आयोग का गठन किया है। शिक्षित नागरिक वर्ग तैयार करना कि भाई लोगों को ज्यादा से ज्यादा जानकारी रहे, और भ्रष्टाचार को रोकना, इसका एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। लेकिन क्या होता है, इसमें इस कानून का उद्देश्य जो है, ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं प्रदान करना, और नहीं देना है वो अपवाद है ना। तो लेकिन क्या होता है, जब हम लोग सूचना देते हैं तो कुछ सूचना ऐसी रहती है कि जिसकी गोपनीयता को बनाए रखना जरूरी होता है। तो वो भी संविधान में उल्लेख है इस चीज का कि कुछ कुछ चीजें जो देश की सुरक्षा से संबंधित है, या किसी के निजी जीवन में जो हस्तक्षेप करती है, ऐसी सूचनाएं, यानी निजता का अधिकार भी संविधान ने नागरिकों को दिया है। तो भाई उससे छेड़छाड़ ना हो लोगों की निजता के साथ में या गोपनीय के साथ में। तो पब्लिक अथॉरिटी का और या इससे जो लोग जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर एक बहुत बड़ी जवाबदारी होती है कि ये दोनों चीज में सामंजस्य कैसे निर्माण करना, कोऑर्डिनेशन कैसे करना, है ना। कि भी कौन सी इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन तो देना ही है, लेकिन जिसको देने से कुछ नुकसान हो सकता है देश का, किसी व्यक्ति का, तो वो नहीं देना। तो ये दोनों को व्यवस्थित रूप से करते हुए इसको निभाने की जवाबदारी पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ऊपर होती है ना। जैसे कि इसका नाम मैंने पहले भी बताया, लेकिन फिर से जानना जरूरी। कई बार क्या होता है, लोगों को एक्ट का नाम ही नहीं पता होता। जब लोग नाग इंफॉर्मेशन प्रदान करते हैं, तो अपने लेटर में इस कानून का नाम कुछ दूसरा ही लिख देते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, है ना, ये कानून का नाम है, और संपूर्ण भारत में लागू है। कुछ धाराएं मैंने जैसे बताया था कि 15 जून 2005 जब इसे राष्ट्रपति की मान्यता मिली थी, तब से लागू हो गई थी। और कुछ जो धाराएं थी वो 120 दिन के बाद, यानी 12 अक्टूबर 2005 से लागू की गई थी। अब कोई भी एक्ट में आप देखेंगे प्रस्तावना के बाद में सेकंड नंबर पे व्याख्या दी हुई रहती, परिभाषाएं, डेफिनेशन। तो हम लोग जो मैंने इसमें कुछ जो महत्वपूर्ण डेफिनेशन थी जो आप लोगों को पता रहनी चाहिए, वो मैंने लिया है, कुछ छोड़ दिया। आप बाकी चीजें एक्ट में पढ़ सकते हैं। जो जरूरी चीजें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहला उसमें आता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, समुचित सरकार। तो इसमें बस आपके लिए इतना ध्यान देना जरूरी कि एक तो है केंद्र सरकार, और दूसरा राज्य सरकार, है ना। ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार मतलब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट।
सेकंड आता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सक्षम प्राधिकारी। लोकसभा राज्य विधानसभा के लिए अध्यक्ष, राज्यसभा विधानसभा परिषद के लिए सभापति, सर्वोच्च न्यायालय के लिए भारत के मुख्य न्यायमूर्ति, उच्च न्यायालय के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति। उसी तरह से संविधान द्वारा या किसी प्राधिकरण का गठित किया गया तो उसके लिए राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो ये क्यों हमारे लिए जरूरी है जानना, क्योंकि ये जो सक्षम प्राधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, इनको कुछ नियम बनाने के अलग से अधिकार दिए हुए इस कानून में। उसी तरह से समुचित सरकार, जो हमने इसके पहले जो परिभाषा देखी थी, उनको भी कुछ नियम, जैसे फीस जो इसमें हम लोग लेते हैं उससे संबंधित, या कुछ ऐसे छूट-फूट नियम जो कि मेन जो ढांचे को, सूचना के अधिकार के ढांचे को छेड़छाड़ न करते हुए किए जा सकते, ऐसे कुछ अधिकार इन्हें दिए हुए हैं। फिर आते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन, सूचना। सूचना मतलब क्या है ना? तो सूचना में किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में हो या हार्ड कॉपी के स्वरूप में, कागज के रूप में हो, संग्रहित की हुई रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, ज्ञापन, ईमेल, मत यानी ओपिनियन, मत हो, सलाह हो, प्रेस विज्ञप्ति है, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागज पत्र, सैंपल, मॉडल, कोई भी आंकड़े संबंधी सामग्री, मतलब सभी चीज सूचना में लगभग आ जाती है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में हो चाहे किसी भी स्वरूप में हो। और मैंने ये बोल्ड में आप देखेंगे नीचे किया हुआ है, कुछ विशेष कारण से किया है। और किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित ऐसी सूचना जिस तक पब्लिक अथॉरिटी की पहुंच हो, है ना? ये कानून किस पे लागू है? सरकारी कार्यालयों पे, मतलब वो पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आते हैं, उनको ये कानून लागू है। लेकिन कई इंफॉर्मेशन ऐसी, कई कार्यालय ऐसे होते हैं जो प्राइवेट होते हैं, है ना? तो वो प्राइवेट ऑफिस से हम लोग यदि मांगने जाएंगे सूचना, तो हमको मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि उनको सूचना का अधिकार कानून लागू नहीं होता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ता है? उसका नियंत्रण जो सरकारी कार्यालय करता है, उससे वो इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। जैसे मान लीजिए आपको पेट्रोल पंप से संबंधित कोई जानकारी चाहिए, भारत पेट्रोल पंप का, तो भारत पेट्रोलियम का कोई पंप है, आप उससे मांगने जाएंगे तो आपको देगा क्या इन्फॉर्मेशन? नहीं देगा, प्राइवेट है वो। लेकिन उससे संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप किससे मांग सकते हैं? उसको जो नियंत्रण करने वाली जो यंत्रणा है, सरकारी कार्यालय, जैसे भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना? तो उससे वो जानकारी आप मांग सकते हैं। क्यों? उसका कर्तव्य क्यों है देने का? क्योंकि कानून क्या बोलता है कि यदि उस सरकारी कार्यालय के पहुंच में कोई इंफॉर्मेशन हो, किसी भी कानून के अंतर्गत वो प्राप्त कर सकता हो प्राइवेट ऑफिस से भी, तो ऐसी इंफॉर्मेशन भी सूचना की श्रेणी में आती है। अब एक ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, जिसमें उन्होंने एक स्पष्ट किया है कि भाई ओपिनियन एडवाइस इसमें नहीं मांग सकते, है ना? अब मैंने आपको पीछे क्या बताया कि इसमें ये सलाह मत, ओपिनियन वगैरह हम लोग सूचना की कैटेगरी में आता है, मांग सकते हैं, है ना? और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि भी सुप्रीम कोर्ट का ऐसा डिसीजन है कि भी नहीं मांग सकते। तो वो सूचना जो अवेलेबल है, कोई कागज के रूप में या कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, यदि रिकॉर्ड पहले से बना हुआ है, वो कागज पे किसी ने एडवाइस दिया है, जैसे कोई वरिष्ठ अधिकारी है, उसने कोई रिमार्क दिया हो, एडवाइस दिया हो, कुछ ओपिनियन दिया हो कोई विषय पर, रिटर्न में हो, अवेलेबल हो, तो वो ही जो है सूचना की श्रेणी में आता है। इसमें ये अपेक्षित नहीं है कि भाई आपने कोई पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जो लोक सूचना अधिकारी है, जनमाहित अधिकारी जिसे हम कहते हैं, उसके बाद एप्लीकेशन करके कोई सलाह मांग ले, भैया आप मुझे सलाह दो, मुझे ऐसा ऐसा कुछ करना है, तो आपकी मुझे एडवाइस की जरूरत है। तो उस तरह की एडवाइस या ओपिनियन इसमें नहीं मांगी जा सकती। उसके पास कोई कागज में के रूप में अवेलेबल रिकॉर्ड है, यदि ऑफिशियल रिकॉर्ड, तो वो ही मांगी जा सकती है। और इसमें ये भी एक उन्होंने स्पष्ट किया है सुप्रीम कोर्ट ने कि act does not cast an obligation upon the public authority to collect or collect such non-available information and then furnish it to an applicant। जो अवेलेबल नहीं है उसको तैयार करके या जमा करके इधर उधर से इंफॉर्मेशन नहीं देनी है। 2011 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है। फिर एक है कि जो मैंने बताया, जब सूचना की परिभाषा में नीचे जो बोल्ड में था, तो कई बार क्या होता था कि प्राइवेट कोई ऑफिस से संबंधित इंफॉर्मेशन किसी सरकारी कार्यालय से पूछी गई, तो क्या होता था, सरकारी कार्यालय मना कर देते थे, भाई ये जो है हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। जबकि उसकी पहुंच थी, उसको कानून, किसी अन्य कानून के तहत अधिकार था कि भाई वो प्राइवेट ऑफिस से वो सूचना प्राप्त कर सकता था, फिर भी वो नहीं करता था। तो एक दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर उस विषय पे डिसीजन दिया, 2018 का डिसीजन है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया जो मैंने पहले बताया कि इफ ए पब्लिक अथॉरिटी हैज ए राइट एंड इज एंटाइटल्ड टू एक्सेस इंफॉर्मेशन फ्रॉम ए प्राइवेट बॉडी अंडर एनी अदर लॉ, इट इज इंफॉर्मेशन एज डिफाइंड इन सेक्शन 2F ऑफ द आरटीआई एक्ट। तो ये भी इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में आता है, प्राइवेट निकाय से संबंधित कोई सूचना हो तो इसलिए
उस पब्लिक अथॉरिटी की जवाबदारी हो जाती है कि वो ऐसी इंफॉर्मेशन उससे ले, प्राइवेट बॉडी से, और नागरिक को प्रदान करे। ठीक है, फिर हम आते हैं पब्लिक अथॉरिटी। जैसे मैंने बताया कि ये जो कानून है, सूचना का अधिकार कानून, वो पब्लिक अथॉरिटी, जिसे लोक प्राधिकारी अधिकारी भी कहते हैं और सार्वजनिक प्राधिकरण भी कहा जा सकता है, उस पर ही लागू है। तो उसके अंतर्गत क्या क्या आता है? संविधान द्वारा या फिर संसद द्वारा बनाया गया किसी कानून के तहत, या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया हो, या फिर समुचित सरकार, जो हमने शुरू में देखे थे, केंद्र सरकार या राज्य सरकार, उनके द्वारा जारी की गई किसी अधिसूचना के द्वारा स्थापित किया गया हो। तो ऐसा कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्थान हो, वो पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आता है। इसका मतलब सरकारी कार्यालय जितने भी है वो पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आते हैं और उन पर ये कानून लागू है। उसके अलावा समुचित सरकार की, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार की मालिकी का हो या उनके नियंत्रण में है, ऐसे निकाय, वो भी पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आता है। और एक बहुत बड़ा इसमें है गैर सरकारी संगठन, ऐसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिनको सरकार की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पे वित्तीय सहायता की जाती है। उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से एड मिलती है आर्थिक रूप में, या किसी अन्य रूप में भी हो सकती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से। वो सभी कार्यालय भी, ऐसे सभी संगठन जो प्राइवेट संगठन है, वो भी पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आ जाते हैं और उन पर भी सूचना का अधिकार कानून लागू होता है। अब आप में से बहुत से लोग महाविद्यालय से संबंधित है ना? तो आपका कॉलेज आता है कि नहीं आता है? तो यदि आपके कॉलेज को ग्रांट मिलती है सरकार की ओर से, बड़े पैमाने पर यदि वित्तीय अनुदान प्राप्त होता है, तो आप भी इसके दायरे में आते हैं और आप पर भी सूचना का अधिकार कानून लागू होता है ना? अब इसमें कई बार क्या होता है, लोगों का प्रश्न होता है कि भाई ये बड़े पैमाने पर वित्तीय सहायता तो लिखी है, लेकिन कितनी, है ना? 1 रुपए, 10 रुपए, 100 रुपए, लाख रुपए, करोड़ रुपए, ये तो कहीं लिखा नहीं है कानून में। फिर वही चीज आती है कि इसके लिए हमें सहारा लेना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, उनके जो रेफरेंसेस रहते हैं उनके डिसीजन के, उसको हमें ध्यान में लेना पड़ता है और उसके अनुसार कार्रवाई करनी पड़ती है। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि ऐसी वित्तीय सहायता, कि जो सहायता सरकार किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को प्रदान कर रही है, और वो सरकार यदि वापस ले ले, वो सहायता जो सरकार सहायता प्रदान करी थी उसने वापस ले ली, मान लीजिए, तो वो संस्था का चलना मुश्किल हो जाए। तो ऐसी जो सहायता है, वो का, कहा जा सकता है कि वो बड़े पैमाने पे सहायता उपलब्ध कराई जा रही थी उसे, और वो वापस लेने से उसका चलना मुश्किल हो गया, वो संस्था अपने पैर पे खड़े नहीं रह सकती। तो ऐसी वित्तीय सहायता जिनको भी लागू है, वो इस श्रेणी में आते हैं। अब ऐसा मान लीजिए कि किसी प्राइवेट संस्थान को, यानी उसका जो खर्च है, उसका जो टर्नओवर है, वो 50 करोड़ का टर्नओवर है ना? और उसने कभी कोई स्कीम में अप्लाई किया गवर्नमेंट के पास, और उसको गवर्नमेंट से अनुदान मिल गया 50,000 रुपए की राशि का, यानी साल में उसे 50,000 रुपए मिलेंगे, है ना? अब मान लीजिए, अब मैंने तो कहा पहले कि भाई जिसे वित्तीय सहायता मिल रही है सरकार की ओर से, तो वो पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आता है, उस पे कानून लागू होना चाहिए। लेकिन इस पे होगा क्या, इस प्राइवेट संस्थान पे जिसका टर्नओवर ही 50-100 करोड़ रुपए का है? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ 50,000 रुपए की वित्तीय सहायता मिल रही है सरकार की ओर से, और यदि सरकार वो वापस ले लेती 50,000 रुपए, सहायता देना बंद कर देती है, तो संस्था पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका चलना मुश्किल नहीं होगा। तो इसलिए जो बड़े पैमाने पे सहायता जिसको मिलती है, वो पब्लिक अथॉरिटी में आते हैं और इन पर ये कानून लागू होता है। फिर उसी का एक कोर्ट का डिसीजन है। कई बार लोगों के प्रश्न रहते हैं, भी हमारा जो कॉलेज है, क्योंकि कई कॉलेज वाले ऐसे भी जुड़े होंगे आप में से, या कई नागरिक भी हैं जो ऐसे कॉलेज में अप्लाई करते हैं कि जिनको ग्रांट नहीं मिलती, उनकी तरफ से रिप्लाई दिया जाता है भाई हम पर ये कानून लागू नहीं होता, है ना? तो यदि उनको अनुदान नहीं मिल रहा तो उनका कहना सही है। क्यों? क्योंकि हाई कोर्ट ऑफ मुंबई का एक डिसीजन है, उन्होंने भी ये स्पष्ट किया अपने 2008 के डिसीजन में। एक नागपुर का ही, जहां से मैं वास्ता रखता हूँ, नागपुर का निवासी हूँ, तो वहाँ एक यशवंतराव चौहान इंजीनियरिंग कॉलेज है ना? तो इनसे किसी ने इन्फॉर्मेशन मांगा सूचना के अधिकार के अंतर्गत, तो इन्होंने मना कर दिया, भाई हमें, हम इस पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में नहीं आते, क्योंकि हमको गवर्नमेंट की ओर से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती, तो हम पर ये कानून लागू नहीं होता है। वो मामला फिर अपील में गया, फर्स्ट अपील, सेकंड अपील, ऐसे जाने के चांस रहते हैं नागरिक को इसमें। तो सेकंड अपील में जब गया आयोग के पास, तो आयोग ने कहा कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन आपने देनी चाहिए, आप पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आते हैं। फिर भी वो कॉलेज को मंजूर नहीं हुआ, उनको लगा कि भाई नहीं, ये निर्णय सही नहीं है, तो उन्होंने उसे चैलेंज किया हाईकोर्ट में। वो हाईकोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट में फिर क्या होगा, दोनों पक्षों ने अपना अपना पक्ष रखा। नागरिक के साइड से पक्ष था कि भाई इस पर तो सरकार का नियंत्रण रहता ही है,
क्योंकि मैंने बताया सरकार पे जिसका नियंत्रण है सरकार का, ऐसे भी कार्यालय इसमें आते हैं श्रेणी में, क्योंकि भाई इनको यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स शुरू करना है तो सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है। अब किसी को अपॉइंट करना है, नियुक्त करना है शिक्षक को, तो इन्हें पहले एनओसी लेनी पड़ती है यूनिवर्सिटी से, फिर अपॉइंटमेंट होने के बाद में उसका अप्रूवल यूनिवर्सिटी से लेना पड़ता है, इनको स्कॉलरशिप मिलती है। तो फिर ये कॉलेज जो था नॉन एडेड कॉलेज, इनके वकील ने भी अपना पक्ष रखा, भाई ये स्कॉलरशिप तो बच्चों के खाते में जाती है डायरेक्ट, और जो नियंत्रण है वो दैनंदिन कार्यों पे नहीं है ना, रूटीन के वर्क पे नहीं है ना, जैसे अप्रूवल लेना है तब उनका नियंत्रण है, कुछ कुछ हद तक उनका नियंत्रण रहता है सिर्फ। तो हाईकोर्ट ने इनके डिसीजन को सही बताया कि अनएडेड जो कॉलेज है वो पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि इन्हें वित्तीय सहायता नहीं मिलती नहीं है सरकार की ओर से, और ना डायरेक्ट गवर्नमेंट का इनके ऊपर दैनंदिन कार्यों पे नियंत्रण है। फिर आते हैं नेक्स्ट परिभाषा पे, रिकॉर्ड। जो वही जैसे डॉक्यूमेंट्स हमने देखे थे, जानकारी सूचना का मतलब क्या है, तो रिकॉर्ड में भी लगभग वही आता है, कोई भी दस्तावेज, पांडुलिपि और फाइल, किसी दस्तावेज की माइक्रोफिल्म, है ना, और किसी कंप्यूटर या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उत्पादित की गई अन्य सामग्री, चाहे वो हार्ड कॉपी के रूप में हो, चाहे वो कंप्यूटर में से हो या ईमेल हो, ये सब जो है कौन सी कैटेगरी में आते हैं, रिकॉर्ड की कैटेगरी में। ठीक है। अब इसके बाद में जिस कानून के बारे में हम लोग जानने जा रहे हैं, सूचना का अधिकार कानून। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन मतलब क्या क्या है सूचना का अधिकार, हमें क्या अधिकार मिल जाता है ये कानून के आने से। तो क्या अधिकार मिलता है, सबसे पहले किसी भी जो सरकारी कार्यालय, जैसे मैंने बताया पब्लिक अथॉरिटी, उनके कार्य कृति मतलब कार्य, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण। इसमें सबसे पहला शब्द क्या दिया है, कार्यों का निरीक्षण। कई बार लोगों को भ्रम रहता है, जो पब्लिक अथॉरिटी, उनको भी नहीं पता होता है कि भाई इसके जरिए कार्य का भी निरीक्षण किया जा सकता है, नागरिकों को भी नहीं पता होता है। अब मान लीजिए कि कहीं एक सरकारी खर्च से सड़क बन रही है, सीमेंट रोड बन रहा है मान लीजिए, है ना। अब वो सीमेंट रोड की कई जो टेंडर निकला था उसमें उसका मोटाई दी थी 1 फीट। तो बनना कितना, 1 फीट की बननी चाहिए ना सड़क, फिर जब 1 फीट का उसमें दिया होता तो 1 फीट की सड़क बननी चाहिए। अब मालूम पड़ा कि उसमें वो 1.25 फीट की बना रहा है, गड़बड़ कर रहा है जिसको उसका ठेका मिला है। तो उसमें नुकसान किसका होगा, पैसा किसका लगा हुआ है, जनता का, जनता टैक्स भर रही है, वो पैसे से ही उसका निर्माण हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने इसमें व्यवस्था की इस कानून के जरिए कि कोई नागरिक यदि उसे ऐसा लगता है तो वो एक एप्लीकेशन आरटीआई का करके पब्लिक पब्लिक अथॉरिटी को लिखेगा, जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है मान लीजिए, उनका यदि काम शुरू है और उसे ऐसा लगता है कि नहीं भाई इसमें कुछ गड़बड़ हो रही है, मुझे देखना है सही है कि नहीं, तो एप्लीकेशन करके वो कार्य का निरीक्षण भी कर सकता है ना। दस्ता डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड का तो कर ही सकता है, लेकिन कार्य का निरीक्षण भी कर सकता है। मान लीजिए आपका महाविद्यालय है, आपको भी कई प्रकार की ग्रांट मिलती है, जैसे यूजीसी से यदि आपको बिल्डिंग बनाने की या हॉस्टल बनाने की ग्रांट मिल गई, बिल्डिंग आप बना रहे हैं, अब आपने टेंडर निकाला, है ना, तो उसमें कौन सा मटेरियल लग रहा है, जो टेंडर जिस आधार पे निकला है उस मापदंड के हिसाब से कार्य हो रहा कि नहीं हो रहा, तो वो कोई अप्लाई करता है कि भाई हमें कार्य देखना है आपका सही तरीके से हो रहा कि नहीं हो रहा, तो उसकी परमिशन देनी जा पड़ सकती है, दी जा सकती है ना। फिर है वो जो रिकॉर्ड है या डॉक्यूमेंट, उनकी प्रमाणित सर्टिफाइड कॉपी लेना, वो कॉपी भी ली जा सकती है। उसके अलावा सामग्री के प्रमाणित नमूने नमूने लेना, कोई जैसे परचेसिंग किसी क्या हुई है, उसको लगता है कि ये सैंपल मैंने जिस हिसाब से ऑर्डर देना था, टेंडर जिस हिसाब से निकला था उस हिसाब से नहीं लेते, उन्होंने घटिया क्वालिटी का सामान परचेस कर लिया है, तो वो सामग्री भी, सैंपल के नमूने इस कानून के जरिए मांगने का अधिकार, मतलब सूचना का अधिकार। उसी तरह से किसी डिस्क, फ्लॉपी या कैसेट या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्वरूप में या प्रिंट आउट के माध्यम में कोई सूचना उपलब्ध हो या वो कंप्यूटर में से हो, तो वो सब भी प्राप्त करने का अधिकार हमें इस कानून ने दिया है, उसे सूचना का अधिकार कहते हैं। फिर हम आते हैं नेक्स्ट। अब ये परिभाषा है थर्ड पार्टी, है ना, सेक्शन 2N में थर्ड पार्टी, यानी पर व्यक्ति, मतलब ही त्रयस्थ पक्ष। इसका मीनिंग क्या है, एक तो रहता है सूचना मांगने वाला व्यक्ति, नागरिक, है ना, तो जो सूचना मांग रहा है नागरिक, वो हो गया फर्स्ट पार्टी। अब जिससे इंफॉर्मेशन मांग रहा है पब्लिक अथॉरिटी से, जिस कार्यालय से मांग रहा है, वो हो गई सेकंड पार्टी। अब थर्ड पार्टी मतलब कौन, कि वो नागरिक पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन मांग रहा है लेकिन किसी व्यक्ति के, अन्य व्यक्ति के बारे में या किसी अन्य पब्लिक अथॉरिटी के बारे में, तो वो जो अन्य जो है वो हो गए थर्ड पार्टी। इसके बारे में हम लोग डिटेल में बाद में